हाँ, तो कैपिटल बजटिंग कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे, लास्ट को मॉडिफाइड आईआरआर देखा था। अच्छा, उसका एक सम भी तो ट्राई करना था ना, मॉडिफाइड आईआरआर वाला। ठीक है, चलो वो तो एक ट्राई कर ही लेते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले एक दो टॉपिक समझा देता हूँ ताकि एटलीस्ट वो काम खत्म हो। पेज नंबर है आपका मॉड्यूल में 517। अब ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे। एक स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला टॉपिक है जो स्टैटिस्टिकल है। अब जिन्होंने गुजरात बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आपको थोड़ा जल्दी रिलेट होगा, बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ पूरा, तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। अलग अलग चीज़ों को क्या रिस्क फैक्टर के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पहले तो होता क्या है वो समझते हैं। डेविएशन का मतलब ही है रिस्क। ठीक है, डेविएशन इज एसोसिएटेड विद रिस्क। अब एक जनरल एग्जांपल देता हूँ बात समझाने के लिए, फिर ये सब में क्या है वो भी देख लेते हैं। अब मान लो ऐसा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कोई कंपनी का शेयर है। कोई भी एग्जांपल ले लो, टीसीएस का एग्जांपल ले लो। अब जो शेयर का प्राइस है मान लो 4,000 रुपये, ये स्टैंडर्ड इन जनरल इस रेंज में एक शेयर का प्राइस चल रहा है। अब एक ही दिन में ये जो शेयर है ना, ये वेरी कर रहा होगा, ऑसिलेट हो रहा होगा, कुछ प्राइस कम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है। अब इसका जो आज का लोएस्ट प्राइस गया है वो है कुछ 3910, और हाईएस्ट प्राइस जो गया है वो है 4060। इतना ऑसिलेशन है इसके अंदर। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा शेयर ले लेते हैं। मान लो जोमेटो की बात कर रहे थे ना, जोमेटो का शेयर है, अभी कंपनी का नाम हो गया है इटर्नल, नाम चेंज कर दिया, पेरेंट कंपनी इज इटर्नल, वन ऑफ देयर ब्रांड इज जोमेटो। वैसा हो गया क्योंकि उसमें ब्लिंकिट और ये सब भी आ गए ना, तो 3-4 ब्रांड हो गए। और रिसेंटली अभी ऐसा है कि ब्लिंकिट का टर्नओवर जोमेटो से ज्यादा हो गया, वैसा है। तो बिकॉज ऑफ दैट कंपनी ने नाम कर दिया इटर्नल, और उसके अंदर जोमेटो उनका एक ब्रांड है। तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप नाम देखोगे तो इटर्नल मिलेगा, जोमेटो नहीं मिलेगा। तो भाई ये जो कंपनी है इसका शेयर का प्राइस है 300 रुपये एवरेज। एक दिन में ये 251 पहुंच गया या फिर 360 पहुंच गया, मान लो ऐसा कुछ है। अब मुझे ये बताओ कि एज अ ट्रेडर आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा रिस्की लग रहा है और कौन सा स्टॉक ज्यादा सेफ लग रहा है? बोल, कुछ पता चल रहा है? प्राइस वेरिएशन देख के, ये एक दिन का प्राइस मूवमेंट है, इतना इतना ऑसिलेट हुआ एक ही दिन में, और यहाँ पे ये इतना। तो ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा डेविएशन किस में है, इटर्नल वाले में या टीसीएस में? टीसीएस में ज्यादा वॉलेटिलिटी किस बेसिस पे? नंबर, एब्सोल्यूट नंबर देख रहे हो, परसेंटेज देख रहे हो? नंबर देख रहे हो। पर 4,000 रुपये का शेयर है, या 90 रुपये नीचे गया है या 60 रुपये ऊपर गया है, रेशियो तो देखो, 1.5% है खाली, 1.5 से 2%। तो 1.5 से 2% वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ देख रहे हो ये कितना है, ये 60 रुपीज ही है ना ये भी, पर परसेंटेज में कितना है ये? 20%। और यहाँ पे ये भी देख लो 49 रुपीज है, ऑलमोस्ट 15%। तो कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल लग रहा है आपको? ये वॉलेटाइल लग रहा है, ये वाला लग रहा है? यहाँ तो सिर्फ 1.5-2% का परसेंट में देखा जाएगा ना। आपने 1 लाख रुपए के टीसीएस के शेयर खरीदे, अगर यहाँ से यहाँ चला भी गया तो कितना होगा? 1 लाख पे 1500 रुपये, 2000 रुपये, नीचे भी जाएगा तो 1500 रुपये, 2000 रुपये। यहाँ पे 1 लाख के अगर इंटरनल के शेयर्स खरीदे, 1,20,000, 85,000। बोलो कौन सा रिस्की? एक दिन का वेरिएशन बता रहा हूँ, तो कौन सा ज्यादा वेरिएशन दिखा रहा है? समझ आ रही है? तो यहाँ पे डेविएशन, ये एवरेज प्राइस है, 300 रुपये के अराउंड रहता है। नीचे गया तो यहाँ तक जा रहा है, ऊपर गया तो यहाँ तक जा रहा है। इसमें भी सेम चीज, तो वॉलेटिलिटी तो इसमें ज्यादा है ना। 300 रुपये के शेयर पे 50 रुपये का फर्क आ जाए, ज्यादा नहीं है। 4,000 के शेयर में 50 रुपये का फर्क थोड़ी कुछ मैटर करता है। तो इसमें जो ये वॉलेटिलिटी है ये बहुत कम है, परसेंटेज में आप देखो तो 1-2% ही है, यहाँ 15-20% है। समझ आ रहा है? तो जितना ज्यादा डेविएशन एवरेज से ऑब्जर्वेशन जितनी इधर उधर होती है, उतना ज्यादा रिस्क। तो डेविएशन जो है, डेविएट करना मतलब एवरेज से कितना ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू रिस्क। समझ आ रहा है? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्टैटिस्टिक्स में अपने पढ़ते हैं ना, उसमें कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि आपको ना कुछ ऑब्जर्वेशंस दी होती है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में ऐसे यूज करते हैं ना, x1, x2, x3 ऐसे ऑब्जर्वेशंस होती है। ठीक है, अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस का ना अपने एक एवरेज निकालते हैं, जिसको बोलते हैं x बार। दिस इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। एवरेज निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन, ये 5 ऑब्जर्वेशन जैसे अपन ने लिए, हर एक ऑब्जर्वेशन इससे कितनी दूर है और कितनी पास है, कंपैरिजन होता है। समझ आ रहा है? तो जितना ज्यादा डेविएशन, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, हम बोल सकते हैं उतना ज्यादा रिस्क।
और कितना जितना कम डेविएशन उतना सेफ। समझ आ रहा है? कोई भी नंबर्स ले लेते, चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस अज्यूम कर लेते हैं। एवरेज आप निकाल के दे देना रैंडमली, कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ। 25, 30, 28, 18, 48, ये ऑब्जर्वेशन है। अब आप इसका एवरेज कर लो, सिंपल एवरेज, सबको प्लस करो, डिवाइड बाई 5 करो, कितना 29.8। ये 29.8 है, ये है आपका एक्स बार, सिंपल एवरेज। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ईच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंपेयर्ड विथ द एवरेज। अब ये एवरेज प्राइस हो गया शेयर का, तो भाई 25 रुपए और 29.8 को अपने टैली कर रहे हैं, तो वेरिएशन 4.8 यूनिट्स का है। यहाँ पे देखो तो वेरिएशन 0.2 यूनिट्स का है, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 11.8, और यहाँ पे देखो यहाँ सीधा 18-19 यूनिट्स का डिफरेंस है। समझ आ रहा है? तो हर एक ऑब्जर्वेशन इस एवरेज से कितना डेविएट करता है, ये बीच में एवरेज हो गया, और ये सारी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं इससे डेविएट कर रही है। 28 तो एकदम पास में है, 30 भी एकदम पास में है, 25 थोड़ा यहाँ से दूर है, 18 और दूर है, और यहाँ देखो 48 और दूर है। तो ये एवरेज है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस कितना ऑसिलेट कर रही है, कितना दूर तक जा रही है। जितना दूर जाएगी उतना डेविएशन ज्यादा होगा, और जितना पास में रहेंगे उतना डेविएशन कम होगा। वो अपने फिजिक्स में पेंडुलम होता है, ठीक है? तो पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, तो उस सेंस में इसको देखा जाता है कि एवरेज है, एवरेज से कितना ज्यादा ऑसिलेट करता है, ठीक है? वैसे तो ये जो ऑसिलेशन है इसको अपने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा ना, उतनी आपकी टेंशन बढ़ेगी कि यार 30 रुपए प्राइस है, कभी 48 हो जाता है, कभी 18 हो जाता है। अब मैंने 30 पे खरीदा और 18 हो गया तो फिर डर लगता है, ठीक है? लेकिन अगर 30 में खरीदा 48 हो गया तो मजा आ रहा है, और खरीदो, और खरीदते जाओ, फिर किसी दिन गिरेगा तो टेंशन हो जाएगी। तो जो लोग सेफ स्टॉक्स प्रेफर करते हैं वो लोग वो TCS वाले में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यार देख, मेरे को पैसा लगाना है 5-10 साल 20 साल के लिए, बेचना नहीं। तो आज 4000 का शेयर खरीदो और कल सुबह वो 3500 पे आ जाए, डर लगता है। लेकिन 4000 का 4050 हो गया, 3920 हो गया, ठीक है, उतना ऑसिलेशन चलता रहेगा। तो क्या टेंशन नहीं कि आज पैसे लगा एकदम से वैल्यू गिर गई। लेकिन ये 20-20% जो शेयर इधर उधर हो जाते हैं ना, ये टेंशन वाला काम है। खरीदा और एकदम से गिर गया, फिर प्रेशर आ जाता है कि यार नुकसान में चला गया, वैसा। तो आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, उस तरीके से आप स्टॉक जो है प्रेफर करते हो। इंट्राडे वालों को क्या बड़ा प्रॉफिट चाहिए एक दिन में, वो चार्ट देख देख के ना रिस्क लेते हैं कि अभी नीचे गिरा, यहाँ खरीदता हूँ, यहाँ से जंप मारेगा, शाम को पैसे निकाल लूंगा। फिर वहां से जंप मारता है लेकिन उल्टी तरफ, फिर शाम को पैसे निकालते निकालते नुकसान हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो वही है, 3:30 बजे जो क्लोजिंग होगा उसके पहले जो खेलना है खेल लो, बट वो कहाँ जाएगा वो अपने को नहीं पता, वो प्रिडिक्शन करते रहो, ये सब चीजें हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ रिस्क फैक्टर। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा रिस्क, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन लो उतना रिस्क कम है। अब आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए होंगे कंपैरिजन के लिए, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, फिर बताना होगा कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, कौन सा कम। जिसका डेविएशन ज्यादा वो ज्यादा रिस्की, जिसका कम वो कम रिस्की, ठीक है? वैसे आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये बेसिक मीनिंग वाला पार्ट हो गया। अब सम के थ्रू इसको सॉल्व करना है तो अपने पास एक इलस्ट्रेशन है, डायरेक्ट वैल्यू से ही पता चल जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का सम सॉल्व करना है, आप देख के सॉल्व करोगे ना, मतलब ओरली भी हो जाएगा वैसा है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो, 518 पेज नंबर पे दे रखा है। उसका डेटा पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते करते फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 2 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, प्रोजेक्ट ए और बी। फर्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ कैश फ्लोज है और उसके होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रोजेक्ट में कुछ कैश फ्लोज है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब वेटेड एवरेज आने वाला है। सिंपल एवरेज में अपने क्या करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन प्लस करते हैं, डिवाइड बाई 5 कर दिया। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होता है, सबका वेट अलग अलग है, तो अपने अलग अलग वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा होगा। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एवरेज ढूंढना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 कैश फ्लोज है ना, 2000, 4000, 6000, 8000। अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा पहले। तो सिंपल एवरेज निकाले या वेटेड एवरेज निकाले? वेटेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करवा देता हूँ साथ साथ में, देख लो। प्रोजेक्ट ए, इसमें आपके कैश फ्लोज है 2000, 4000, 6000 एंड 8000। अब क्योंकि इनके होने की पॉसिबिलिटीज अलग अलग है तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। अब ये आप एवरेज करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करके होगा, ये आ जाएगा
सही है ना, तो 20%, 30% मतलब 1200, ओके, ये 1800 और ये 1600। एक बार वैल्यूज टैली कर लेना, कुछ मिस्टेक नहीं जाए। इन सबको प्लस कर दो, 16, 18, 34 और 46 और 50, 5000 आएगा एवरेज। एक बार देख लेना, ये 3, 46, 50। ये जो वैल्यू है ना, दिस इज एवरेज, वेटेड एवरेज, समझ आए। अब ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशंस थी। दिस इज स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में एक्स आई है और ये जो है ये एक्स बार है, ठीक है वैसा है। और ये आपकी प्रोबेबिलिटीज है, मतलब वेट्स बोल सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया एक्स आई इंटू पी आई और ये सबका हमने एडिशन कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। अब स्टैट्स पढ़ा है तो आपको ये नोटेशन का आइडिया होगा। सिग्मा मतलब सबका टोटल समेशन, एक्स आई पी आई का मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जो किया है ना उसी को नाम दे दिया। ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी या वेट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स आई इंटू पी आई। फिर ये सारे प्रोडक्ट्स को प्लस किया, तो जहाँ प्लस करते हैं वहाँ सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, एडिशन। तो ये सिंबल इसका हो गया सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। दिस इज एवरेज एंड दिस वैल्यू इज 5000। तो ये आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कैश फ्लो हो गया। अब आगे हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो ये देखते हैं कि 5000 जो अपना एवरेज है ना, ये आपके सारे कैश फ्लोज कितना ऑसिलेट करते हैं। देखो 4000, 6000, 8000, 2000। तो ये ऑसिलेशन डेविएशन कितना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसको निकालने का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखना है। देख लो, नेक्स्ट कैलकुलेशन बताया हुआ है। एक आपको पेज नंबर ये 518 पे ना ऊपर भी फॉर्मूला दे रखा है, एकदम स्टार्टिंग में देखो, थोड़ा फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा पी आई इंटू डी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ऐसा कुछ दे रखा है। अभी एग्जैक्टली क्या है वो समझते हैं, टेबल वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ए वाला पार्ट कैलकुलेट करता हूँ, करवाता जाऊंगा तो क्लैरिटी आएगी। ये आपके ऑब्जर्वेशंस एक्स आई। अब मैंने आपको बोला डेविएशन का मतलब क्या है, जो अपना एवरेज है ना एक्स बार, उन सबसे इनका कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए अपने ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला वाइज बात करूँ ना तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। अरे माइनस क्यों, कंपैरिजन के लिए। ये मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देख रहे हो। ये 5000 एवरेज है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन 2000। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 3000 यूनिट्स का। अब ये डिफरेंस को मैं फॉर्मूला वाइज कैसे प्रेजेंट करूंगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। बोलो बात सही, एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज द डिफरेंस। तो उसी चीज को ये लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। 2000 माइनस 5000 कितना होगा, माइनस 3000। 4000 माइनस 5000 कितना होगा, माइनस 1000। 6 माइनस 5 1000 और 8 माइनस 5 3000। समझ आया। तो ये देख लो, जो सेकंड कॉलम में दे रखा है ना वो है डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन मतलब एवरेज, उससे आपका हर एक ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट करता है। फॉर्मूला वाइज अगर इसके हिसाब से चले, इसी को इन्होंने डी बोला हुआ है, ये है आपका डी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा उसमें डी का स्क्वायर। या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो सिंपल अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये भी चलेगा। डी स्क्वायर इसी को बोलते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग कर लो। 3 3 9, 9000 नहीं होगा, जीरो भी तो डबल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर। अब अगर फॉर्मूला के हिसाब से चले तो नेक्स्ट पार्ट है इसके साथ पी आई मल्टीप्लाई करना। दिस विल बी द नेक्स्ट कॉलम, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये अगला कॉलम। तो आपको इसमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है। प्रोबेबिलिटी का कॉलम अपन ने नहीं बनाया, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। आप कॉलम बना सकते हो पी आई वाला और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा। 0.2, 3, 3 और 2। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.2, जो भी अमाउंट आएगा 18 लाख आ जाएगा। नहीं, फिर ये आएगा 3 लाख, ये भी आ जाएगा 3 लाख, ये भी आ जाएगा 18 लाख। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। और फॉर्मूला में हमें चाहिए इसका समेशन।
ये आ चुका है, ये रहा पी आई इंटू डी स्क्वेयर, इसका समेशन मतलब ये टोटल है। दिस इज सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। ये टोटल कर लो, 18 18 36 और 6 42 लाख आ गया। अब ये तो पूरा समेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। समझ आ रहा है? इसका स्क्वायर रूट करोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। बता दो ना कितनी वैल्यू आ रही है, इसका स्क्वायर रूट कर दो, कितना मोटा है 2050 2050, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आए? स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, अल्टीमेटली दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में जो जो चीजें दे रखी है, ये है प्रोबेबिलिटी और ये है आपका डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। ये जो डी लिखा है, डी अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार। आप ये नोटेशन भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है वैसा। तो ये एक्स आई हमारे पास था, एक्स बार हमने पहले निकाला, फिर किया एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वैल्यूज आ गई, फिर हमने कर दिया इसका स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी से, इसका टोटल कर दिया तो समेशन मिल गया। इस समेशन का जब स्क्वायर रूट निकाला तो जो हमें मिला वो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दैट इज 2050। समझ आए? तो ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन एक बार लॉजिक समझ लिया उसके बाद आपको स्टेप्स लगाते जाना है, वैसा है। अब ये सेम चीज प्रोजेक्ट बी में आप कैलकुलेट करके दे सकते हो, आप इसको नोट करो, समझ लो, और प्रोजेक्ट बी में आप कैलकुलेट करके तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर अपने आगे जो डिसीजन मेकिंग करना है वो करते हैं। उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट बी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जैसे इसका निकालना ना वैसे सेम ये स्टेप्स करने हैं। आ गया? कितना आ रहा है मैच हो रहा है? ओके,
बोलो हो रहा है सॉल्व? प्रोजेक्ट बी वाले में आंसर आया? कितना आ रहा है? 16, 12 सबका आ रहा है? अगर आ जाए तो फिर खाली कंपैरिजन ही करना है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2050 और इसका 1612। नाउ दिस इज अ पैरामीटर। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उसका रिस्क ज़्यादा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम उसमें रिस्क कम। तो डिसीजन लेना होगा कि दोनों में से सेफर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो प्रोजेक्ट बी। सिंपल, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन लो है। तो यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो जाता है, कैलकुलेशन आप खत्म कर लो अगर बाकी है। ठीक, तो ये एक ही फॉर्मूला है, इसी टाइप का सम है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जैसे क्रैकर में दिए भी हुए हैं जो इस पैटर्न पे पूछे हुए हैं, तो मैं टिक करवा दूंगा। अब आप सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसी से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे भी हम दो प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर दोनों प्रोजेक्ट्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। तो बोला उसमें फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा वो आपको अगले सम में मिलेगा। उसका फॉर्मूला दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने फाइंड किया, वहां तक तो जाना ही है, सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको यूज करना ही है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा विथ एक्स बार। एक्स बार भी आपने फाइंड तो किया ही है सम में, पिछले सम में भी आपने एक्स बार निकाला ही था। अब देखो यही जो सम था ना, इसमें भी आप यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहो तो बड़ा इजीली निकाल सकते हो। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, वो समझ लो। वैल्यूज है अपने पास तो इसी को यूज कर लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट ए की बात हो रही थी, अगर इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने को बोला जाए तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार, और परसेंटेज में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका था 2050, एक्स बार कितना था 5000 इंटू 100, 41 आ रहा है। वैसे प्रोजेक्ट बी में भी निकाल सकते हो। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया 1612, एक्स बार कितना आया 5000, ये सेम 32.24। अब देखो बात ये है, इस सम में हमने क्यों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं निकाला? क्योंकि दोनों में ना एक्स बार सेम था, दोनों में 5000 ही है ना, तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन अगर कोई सम में एक्स बार अलग अलग है तो फिर डायरेक्टली इसके बेस पे डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एवरेज अलग आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं जहां पे हमने इसको कंसिडर कर लिया। बात समझ आ रही? तो अगर आपका एवरेज सेम आ रहा है दोनों प्रोजेक्ट में तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आंसर सही आ जाएगा। लेकिन एवरेज अलग अलग है तो बाय डिफॉल्ट है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना ही पड़ेगा। दैट इज एडिशनल स्टेप। तो वो जज उस बेसिस पे करना है आपको। जो अगला सम दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 13, उसमें उन्होंने वो पॉइंट यूज किया, बाकी तो सम सिमिलर है। दोनों प्रोजेक्ट्स का जो एवरेज आएगा वो अलग अलग आएगा। ए का एवरेज आ रहा है 410 और बी का आ रहा है 440। समझ आया? तो यहाँ पे फिर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करोगे तो वो सही रिजल्ट नहीं देगा। तो बेटर है कि आप सीवी निकाल लो। तो सेम सम विथ लास्ट स्टेप एक्स्ट्रा वैसा है। तो ये प्रैक्टिस करनी है तो भी चलेगा, ट्राई कर सकते हो। बोलो बात समझ आ गई? तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 अब आपको सॉल्व करना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्रैकर में भी एक बार सम्स देख लेते हैं जो इस पैटर्न पे दे रखे हैं ना। तो मैं होमवर्क के लिए आपको टिक करा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, तो पहले मैं आपको दे रहा था, फिर मैं बोला बाद में देखते हैं। 25 वाला जो क्वेश्चन है वो इसी पॉइंट पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ 2010 का क्वेश्चन है, तब 20 मार्क्स में पूछा था। अभी इतना वेटेज नहीं होता है, अभी तो 8 to 10 मार्क्स बहुत हो गया। वैसे ये 27 नंबर का क्वेश्चन है।
वो भी सेम, आप ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये दो सम्स तो हैं इसके बेसिस पे, और मॉड्यूल का ये इलस्ट्रेशन नंबर 30 ये आप करोगे तो आपका टॉपिक जो है पैकअप हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कंप्लीट है? ठीक है, अब वो डिस्पैरिटी का ही टॉपिक है, लेकिन वो आज नहीं लूंगा। आज अपने वो मॉडिफाइड आईआरआर जो देखना है ना, उसका एक सम ट्राई कर लेते हैं। चलो ये डेटा है, सिमिलर पैटर्न का सम है। इसमें मैंने एक पॉइंट चेंज कर दिया, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, री इन्वेस्टमेंट रेट है 12%। तो अगर कहीं कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो जो रिटर्न मिलेगा वो 12% के बेसिस पे मिलेगा। और डिस्काउंटिंग जहां जहां करना होगा वहां 10%। अब एक बार स्टार्ट करो, क्वेश्चन देखो। ये आउटफ्लो है, ये सारा इनफ्लो है, बाकी जितनी डिटेल होनी चाहिए तो सारी इसमें दे रखी है।
हो रहा है सॉल्व? ठीक है, आप लोग ये सम कंप्लीट कर लो, आंसर इसका कल डिस्कस करेंगे। आपको आपस में करना है तो कर लेना, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर आया होगा तो मैं कल डिस्कस करा दूंगा।